हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में तिरंगा सीरीज की अगली कॉमिक्स न्याय होकर रहेगा, जो कि इंसाफ घाती का अगला भाग है। इंसान की जिंदगी कई उतार चढ़ावों से भरी हुई है। कभी उसे रुलाने वाली तो कभी उसे हंसाने वाली घटनाएं उसके साथ अक्सर घटती रहती है। लेकिन कभी कभी इंसान के साथ ऐसी घटना भी घट जाती है जब उसके समझ में नहीं आता कि वह हंसे या रोए। ऐसे में स्तब्ध होकर रह जाता है वो, ठीक वैसे ही जैसा तिरंगा स्तब्ध है। इस जूते को अच्छी तरह पहचानता हूँ, क्योंकि इस जूते को मैंने सैकड़ों बार उन पैरों में देखा है जिन्हें मैं भारत के रूप में सम्मान से छूता हूँ। इस जूते को अपने पैरों में पहनने वाले शख्स को अपना गुरु, अपना मार्गदर्शक मानता हूँ। और वो शख्स और कोई नहीं, वह एडवोकेट सत्य प्रकाश जी हैं, जिनके इंसाफ पसंद होने की मैं कस्में खाता हूँ। लेकिन आज मेरा ये भ्रम टूट गया, क्योंकि सत्य प्रकाश जी ने एक अपराधी की 2 बार मदद करके ये साबित कर दिया कि वे इंसाफ के रखवाले नहीं, इंसाफ घाती हैं। नहीं, सत्य प्रकाश जी के बारे में ऐसा सोचना भी पाप है। कहीं कोई षड्यंत्र जरूर है जिसके तहत सत्य प्रकाश जी को इंसाफ घाती सिद्ध करने की कोशिश की जा रही है। और ऐसा कौन और क्यों कर रहा है, मुझे ये जानना है। और उसके लिए मुझे सत्य प्रकाश जी से मिलने उनके घर जाना होगा। अभी रात का अंधकार बाकी है और उस बाकी अंधकार में मैं अपना ये काम कर सकता हूँ। लेकिन तिरंगा को अपना ये काम करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि जैसे ही वह सत्य प्रकाश के घर पहुंचा उसे कुछ और ही दृश्य देखने को मिला। ओह, एम्बुलेंस। एम्बुलेंस के यहाँ आने का क्या कारण है? कारण तुरंत ही सामने आया। ओह, ये तो सत्य प्रकाश जी हैं, दर्द से बुरी तरह कराहते हुए। उन्हीं के लिए आई है एम्बुलेंस। लेकिन एकाएक उन्हें क्या हुआ? उनकी हालत बहुत ख़राब लग रही है, इसलिए घर वालों से ज़्यादा एम्बुलेंस वाला उन्हें अस्पताल पहुंचाने के लिए बेताब है। अरे! अचानक तिरंगा चौंका, और उसके चौंकने का कारण उसकी आंखों के सामने मौजूद था। एम्बुलेंस के साथ सिर्फ उसका ड्राइवर दिख रहा है, जबकि ऐसी इमरजेंसी में अक्सर डॉक्टर या नर्स साथ होती है। कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं? ओह! एम्बुलेंस के ड्राइवर ने एम्बुलेंस एक झटके से आगे बढ़ा दी है। उसके उतावलेपन ने मेरे दिमाग में एक शक के बीज बो दिए। लेकिन सिर्फ शक की बिना पर ऐसे में उसे रोकना ठीक नहीं, इसलिए अच्छा यही है कि मैं भी एम्बुलेंस के साथ रहूं। और एम्बुलेंस के साथ रहने का सबसे अच्छा उपाय यह है कि मैं अपनी ढाल को अपने पैरों में फंसा लूं और अपनी रोप फेंक कर उसे एम्बुलेंस में अटका दूं। इस तरह मैं हर पल ठीक उस तरह एम्बुलेंस के साथ रहूंगा जिस तरह समुद्र में लहरों पर बोर्ड की सहायता से सर्फिंग करने वाले मोटर बोट के साथ रहते हैं। उम्मीद है इस अंधेरे में मैं एम्बुलेंस के ड्राइवर को तब तक नजर नहीं आऊंगा जब तक एम्बुलेंस अस्पताल नहीं पहुंच जाती। ओ नहीं, ये एम्बुलेंस अस्पताल नहीं जा रही, क्योंकि एम्बुलेंस ने जिस सड़क पर मोड़ काटा है वह सड़क बुराड़ी जाती है। और बुराड़ी में अस्पताल क्या, कोई अच्छा डॉक्टर भी नहीं है। मुझे इस एम्बुलेंस को तुरंत ही रोकना होगा। ओह, हा 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 हा। अगर तू सोच रहा है तिरंगा कि मुझे तेरी उपस्थिति का आभास नहीं, तो ये तेरी भूल है। मुझे तो उसी समय तेरे बारे में पता चल गया था जब तूने अपनी रस्सी को एम्बुलेंस से अटकाया था। लेकिन मैंने तुझे देखकर भी अनदेखा इसलिए कर दिया क्योंकि मुझे पता है कि इस बार सत्यप्रकाश को मौत देने का जो प्लान मैंने बनाया है उससे तू उसे हरगिज नहीं बचा सकता, क्योंकि आज की तारीख में सत्यप्रकाश का मरना बहुत ज़रूरी है। ये तारीख तो मैंने पहले से ही उसके लिए मुकर्रर कर रखी है। ओह, ये तो वही नकाबपोश है जो सत्यप्रकाश को मारना चाहता है। यानी सत्यप्रकाश जी को बीमार करना और फिर एम्बुलेंस लेकर पहुंचना इसके प्लान में शामिल था। ओह, अब उस लॉकेट में लिखी तारीख का मतलब समझ में आया। ये वह तारीख है जिसमें इसने सत्यप्रकाश जी पर हमला किया या करना है। लेकिन आज की तारीख ही क्यों? अचानक तिरंगा को अपने मस्तिष्क से सवालों को झटका देना पड़ा, क्योंकि नकाबपोश ने कार से बाहर छलांग लगा दी। गुड बाय तिरंगा। अफसोस है कि मुझे गाड़ी को ऑटो ड्राइव करके गाड़ी से कूदना पड़ रहा है। मुझे उम्मीद है कि तुम भी मेरे पीछे आओगे। नहीं आए, इसका मतलब तुम्हें उम्मीद है कि तुम सत्यप्रकाश को मौत से बचा लोगे? ऐसा नहीं होगा तिरंगा, उसके साथ तुम भी अपनी जान मुश्किल में डालोगे। द्रुत गति से भागती ये एम्बुलेंस कभी भी कहीं भी टकरा कर सत्यप्रकाश जी की मौत का कारण बन सकती है। लेकिन उन्हें बचाने के लिए इस भागती एम्बुलेंस को रोकना बहुत ज़रूरी है, और ऐसा तभी हो सकता है जब मैं उसके दोनों पिछले टायर फोड़ दूँ। ओ नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि टायरों को स्टील की प्लेटों ने ढक रखा है। तो क्या मैं इस स्थिति में एम्बुलेंस के पास पहुंचकर उसे खोलकर सत्यप्रकाश जी को बचाने की कोशिश कर सकता हूँ? नहीं, क्योंकि मेरी गति को एम्बुलेंस की गति ही संचालित कर रही है, इसलिए मैं उससे आगे या बराबर नहीं पहुँच सकता। और जब मैं ऐसा नहीं कर सकता तो इसकी स्पीड नहीं रोक सकता, और जब स्पीड नहीं रोक सकता तो सत्यप्रकाश जी को मौत से नहीं बचा सकता। तिरंगा को जिसका डर था
आखिर वह स्थिति आ पहुंची। उफ, एम्बुलेंस अब सामने खड़े उस बड़े ट्रक से टकराने के लिए बढ़ रही है और अब मैं किसी भी तरह से इस टक्कर को नहीं रोक सकता। एक सेकेंड, मैं एम्बुलेंस की टक्कर को नहीं रोक सकता, लेकिन शायद उसका इंतज़ाम कर सकता हूँ। वह टक्कर ऐसी हो कि ना एम्बुलेंस को कोई क्षति पहुंचे और ना सत्यप्रकाश के शरीर को। और ऐसी टक्कर का इंतज़ाम हो सकता है सामने खड़े उस ट्रक में भरे डनलप के गद्दों से। और ऐसा करने के लिए मुझे अपनी बेल्ट के इस बक्कल को इस तरह निशाना साध कर फेंकना होगा कि वह गद्दों को बांधने वाली रस्सी को इस तरह काटे कि सक गद्दे ट्रक के पिछले हिस्से की तरफ गिरे। जैसा तिरंगा ने चाहा था वैसा ही हुआ। रस्सी के कटते ही डनलप के सभी गद्दे सड़क पर आ गिरे और एक बड़ी दुर्घटना से बचाव का कारण बन गए। एम्बुलेंस तो बच गई, लेकिन अभी मेरा शरीर भी गति में है। खुद को रोकने के लिए मुझे अपनी जिम्नास्टिक कला के हर कतरे का सहारा लेना होगा। उफ! अब मुझे तुरंत ही सत्यप्रकाश जी को एम्बुलेंस से निकाल कर उन्हें लेकर पहुंचना है अस्पताल। सही समय पर तुम इनको लेकर यहाँ आ गए। तेज जहर पूरे शरीर में फैल कर इनके मस्तिष्क में पहुंचने ही वाला था। सत्यप्रकाश जी के शरीर में घातक जहर पहुंचाकर वह नकाबपोश हत्यारा खुद एम्बुलेंस लेकर इसलिए पहुंचा क्योंकि वह सत्यप्रकाश को बचने का कोई भी मौका नहीं देना चाहता था। लेकिन वह है कौन जो पूरे जी जान से सत्यप्रकाश जी को मौत देने में जुटा हुआ है, जबकि सत्यप्रकाश जी नहीं चाहते कि उनका बाल भी बाका हो। कैसा अजीब रहस्य का अंधेरा है ये, जिसमें कहीं भी कोई भी रोशनी नहीं दिखाई दे रही। रोशनी? ओह, सुबह की सूरज की रोशनी फैलने लगी है। मुझे तुरंत यहाँ से चलना चाहिए। मुझे जल्दी यहाँ वापस लौटना है, भारत बनकर। भारत? अच्छा हुआ तुम आ गए। मैं अभी तुम्हें बुलाने किसी को भेजने वाली थी। क्या बात है? अंकल को होश आ चुका है, वे तुरंत ही तुमसे मिलना चाहते हैं। आओ। भारत को लेकर तुरंत ही सत्यप्रकाश के सामने पहुंची। भारत आ गया अंकल। गुड। तुम बाहर जाकर बैठो ज्योति बेटी, मुझे भारत से अकेले में कुछ बातें करनी है। ठीक है अंकल। ज्योति के बाहर जाते ही सत्यप्रकाश ने कहना शुरू किया, मेरी हालत बहुत ख़राब है, इसलिए मैं तुम्हारे कंधे पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल रहा हूँ भारत। या यूँ कहें कि आज तक तुमने मुझसे जो सीखा है उसका इम्तिहान ले रहा हूँ। तुम्हें चंद्रा केस की फाइल के साथ तुरंत ही राजनगर जाना और वहाँ के सरकारी वकील एडवोकेट अंसारी से मिलकर चंद्रा केस को लड़ लें और एक दुर्दांत अपराधी चंद्रा को फांसी के तख्ते तक पहुँचाने में उनकी मदद करनी है। कर सकोगे ये काम? आपने ही सिखाया है कि कोई काम असंभव नहीं होता। लेकिन सर, जिस चंद्रा केस को आपने इतने समय तक गुप्त रखा, क्या उसे आज मेरे हाथ में सौंपना ठीक होगा? हाँ, क्योंकि आज की तारीख चंद्रा केस की आखिरी तारीख है। अगर आज सभी सबूतों के साथ चंद्रा केस की फाइल को अदालत में पेश नहीं किया गया तो हो सकता है चंद्रा जैसा अपराधी कानून के शिकंजे से बच निकले। ओह, अब समझा। हमलावर ने आज की ही तारीख में सत्यप्रकाश जी पर इसलिए हमला किया क्योंकि वो नहीं चाहता कि सत्यप्रकाश जी आज चंद्रा केस लड़ने के लिए राजनगर हाई कोर्ट पहुँच पाए। सोचने विचारने में टाइम खराब मत करो और कुछ ज़रूरी कागजात लेकर आओ ताकि मैं तुम्हें यह अथॉरिटी लिख कर दे सकूं कि आज मेरी जगह तुम चंद्रा केस की फाइल के साथ राजकोट हाई कोर्ट में पहुंचोगे। पहुंचेगा भारत नाम का तेरा ये जमूरा चंद्रा केस की फाइल लेकर पहुंचेगा, ज़रूर पहुंचेगा, लेकिन राजनगर हाई कोर्ट में नहीं, यमराज की कोर्ट में। जल्दी ही। मुझे आशीर्वाद दीजिए सर कि मैं अपने जीवन के पहले केस में सफलता हासिल कर सकूं। जाओ भारत, मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे सपने को ज़रूर साकार करोगे। मैं आपके विश्वास को ठेस नहीं लगने दूंगा सर, चाहे कुछ भी हो जाए। न्याय होकर रहेगा। नहीं होगा, न्याय नहीं होगा। अगर कुछ होगा तो सिर्फ तेरा कत्ल। जल्दी ही राजनगर जाने वाली उस चार्टर्ड बस में राजनगर जाने के लिए सवार था भारत। अक्सर ये बस खचाखच भरी होती है, आज ये बहुत कम सवारियाँ लेकर ही चल पड़ी। अच्छा है, सवारियाँ कम है तो परेशानियाँ भी कम होंगी। बस टाइम से राजनगर पहुँच जाएगी। अरे, ये बस क्यों मुड़ गई? कहाँ जा रही है ये बस? जहन्नम! ओ नहीं! भारत यहाँ यमदूतों के शिकंजे में फंस गया था, जबकि यहाँ उसकी सख्त ज़रूरत थी। चंद्रा केस की सुनवाई में अब देर किस बात की है? उस केस का रुख पलटने वाले कुछ महत्वपूर्ण सबूतों को कि जो दिल्ली से यहाँ आ रहे हैं। किसी कारणवश उन्हें देर हो गई है जज साहब, इसलिए मैं अदालत से दरख्वास्त करूँगा कि मुझे 1 घंटे की मोहलत दी जाए। ठीक है, तुम्हें मोहलत दी जाती है। सरकारी वकील अकरम अंसारी ने अदालत से 1 घंटे का समय तो ले लिया था, लेकिन एक एक पल उस पर भारी गुजर रहा था। हर गुजरते पल के साथ उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी, लेकिन उसकी बढ़ती बेचैनी भागते हुए समय को नहीं रोक सकती थी। टिक टिक टन। और इसी बात का भरपूर फायदा उठा रहा था बचाव पक्ष का वकील। माय लॉर्ड, मेरे लाख अनुरोध पर मेरे काबिल पब्लिक प्रोसिक्यूटर दोस्त अदालत के सामने चंद्रा केस से संबंधित उस महत्वपूर्ण फाइल को पेश नहीं कर पा रहे हैं, जिसमें बकौल इनके ऐसे बहुत से सबूत हैं जो मेरे मुवक्किल
चंद्रा को फांसी के फंदे तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त हैं। क्या अब उस फाइल को अदालत में पेश न करके मेरे काबिल दोस्त अदालत को गुमराह नहीं कर रहे? ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। बचाव पक्ष के वकील कुछ ज्यादा ही उत्तेजित हो रहे हैं। उन्हें मालूम होना चाहिए कि जिस फाइल की मैं बात कर रहा हूं उसे मेरा सहयोगी दिल्ली से ला रहा है। उसे किसी कारण देर हो गई है, इसलिए मैंने अदालत से 1 घंटे की इजाज़त ली हुई है। मुझे मालूम है सरकारी वकील साहब कि आपने 1 घंटे की मोहलत ली हुई है, लेकिन शायद आपको मालूम नहीं कि उस मोहलत में से 59 मिनट और 5 सेकंड गुजर चुके हैं। बाकी बचे 55 सेकंड में कोई सुपरसोनिक विमान भी दिल्ली से चलकर राजनगर नहीं पहुंच सकता। ओह, बाकी बचे 55 सेकंड में ही बीत गए। टन टन घड़ी के बजते हुए घंटे अदालत में सन्नाटा फैलाते चले गए, और जैसे ही घड़ी के घंटे चुप हुए वैसे ही गूंज उठी जज की आवाज़। सरकारी वकील को दी गई समय की मोहलत खत्म हो गई है। अभी अदालत अपना फैसला सुनाने के लिए तैयार है, और अदालत का फैसला ये है कि मुलजिम चंद्रा पर अब तक जो भी इल्ज़ाम लगाए गए हैं वे सबूत की कसौटी पर खरे नहीं उतरते हैं। इसलिए ये अदालत मुलजिम चंद्रा को बाइज्जत ठहरिए जज साहब। अगर आपने कटघरे में खड़े चंद्रा नाम के इस मुलजिम को बरी कर दिया तो ये इंसाफ की बहुत बड़ी हार होगी। कौन हो तुम? वह भारत देश पांडे जिसके पास इस फाइल के रूप में वे सबूत मौजूद है जो अदालत के कटघरे में खड़े इस अपराधी को फांसी के फंदे तक पहुंचाएंगे। मुझे यहाँ पहुंचने में देर इसलिए हो गई कि चंद्रा का एक हिमायती चाहता था कि सत्यप्रकाश जी की तरह मैं भी अदालत में ना पहुंच पाऊं, लेकिन न्याय होकर रहेगा, इसलिए मैं यहाँ पहुंच गया। उस महत्वपूर्ण फाइल के जज तक पहुंचने के बाद जिरा एक बार फिर शुरू हुई, और इस जिरा में जहां एक तरफ बचाव पक्ष का वकील था तो दूसरी तरफ सरकारी वकील और भारत थे। आखिर 4 घंटे की लंबी जिरा के बाद सभी सबूतों और गवाहों के बयानों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत मुलजिम चंद्रा को अपराधी करार देते हुए उसे फांसी की सजा सुनाती है। भारत को लगा जैसे उसने कोई बहुत बड़ा मैदान जीत लिया। ओह, आखिर इंसाफ हुई क्या? तूफान में गन्ने की तरह झूमता भारत धड़ाम से नीचे आ गिरा। सभी की निगाहें तेजी से उसकी तरफ घूमी तो उन्हें उस जगह खून का तालाब सा नजर आया जहां भारत खड़ा था। उफ, इतना खून! ये खून इसके शरीर से ही निकला है। क्या हुआ इसे? कारण पता चला तो सभी के मुंह खुले के खुले रह गए। ओह नो, लबादे के नीचे इसका शरीर पूरी तरह जख्मों से भरा हुआ है। कोई एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी, तुरंत ही। बाद में खुदा का लाख लाख शुक्र है तुम बच गए। लेकिन हुआ क्या था तुम्हारे साथ? वो निश्चय ही उस नकाबपोश के द्वारा भेजे गए हत्यारे थे जिन्होंने मुझे राजनगर न पहुंचने देने का पहले से ही प्लान बना रखा था। उन्होंने मुझे चलती बस में बुरी तरह घेर लिया और मुझ पर हमला करना शुरू कर दिया। खच! ओह! मैं भी जान बचाने के लिए उनसे जूझ गया था, लेकिन मैं अकेला उनसे कब तक जूझता रहता। खच! उफ! उन्होंने मुझे अपना शिकार बना ही लिया। खच! आई! और जल्द ही चलती बस से बाहर फेंक दिया। उनकी समझ से मैं मर गया था, और उनकी वह समझ सही भी थी, क्योंकि सैकड़ों वार किए तो उन्होंने मेरे शरीर पर, लेकिन न्याय को बचाने के जज्बे ने मुझे मरने नहीं दिया था। आज की जिस तारीख के लिए सत्यप्रकाश जी को मौत के कगार तक पहुंचना पड़ा है, मैं उसे टलने नहीं दूंगा। आज राजनगर हाई कोर्ट में चंद्रा केस की तारीख पर सुनवाई जरूर होगी। मैं कोर्ट जरूर पहुंचूंगा। इस तरह मैं लड़खड़ाता हुआ उठा और कोर्ट में आ पहुंचा। मेरी हालत देखकर कोर्ट मुलतवी ना कर दी जाए, इसलिए मैंने अपने जख्मों को लबादे के नीचे छिपा लिया। उफ, न्याय को जिंदा रखने के लिए तुमने जो किया उसे मैं कभी नहीं भुला सकता। थैंक यू सर, लेकिन ऐसा मैंने इसलिए किया ताकि मैं अपराधी चंद्रा को फांसी पर लटका देख लूं। ऐसा कभी नहीं होगा। मेरे होते उस चंद्रा को फांसी कभी नहीं हो सकती, जिसका खून मेरी नसों में दौड़ रहा है, जिसने मुझे पैदा किया है। मेरे होते उसके गले में हरगिज नहीं गिर सकता फांसी का फंदा। कोई अंतिम इच्छा? हाँ, मैं इस फांसी के फंदे को चूमना चाहता हूँ जो मेरे इस जीवन को खत्म करने जा रहा है। इसके हाथ खोल दो, इसे अपनी अंतिम इच्छा पूरी कर लेने दो। यस सर। फांसी के फंदे को चूमने के बाद चंद्रा ने खुद ही अपने गले में पहन लिया। कुछ देर बाद ही जज ने घड़ी देखकर इशारा किया। इसी के साथ जल्लाद ने लीवर खींचा था। खट! चंद्रा के कदमों के नीचे से तख्ता हटा, और इसी के साथ वह हो गया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। चंद्रा के बोझ से फांसी का मजबूत फंदा कच्चे धागे की तरह टूट गया। सभी इज्जत खड़े देखते रह गए, जबकि चंद्रा वहां जा गिरा जहां सामने मौजूद थी उसकी बेटी। जेल में मिलाई के वक्त तुमने मुझे जिस केमिकल को एन फांसी के वक्त अपने होठों से लगाकर फांसी के फंदे को चूमने के लिए कहा था, उस केमिकल ने अपना काम दिखा दिया। मुझे पता था ऐसा ही होगा, तभी तो मैं अपने केमिकलों की मदद से ये सुरंग खोदकर आपके इंतजार में यहाँ मौजूद हूँ। आइए, इससे पहले कि कोई हम तक पहुँचे, हम यहाँ से निकल चले।
अब ना तुम्हारा यहाँ से निकलना आसान है और ना तुम्हारे इस अपराधी बाप का, क्योंकि तुम दोनों को एक साथ फांसी के फंदे तक पहुँचाने के लिए मैं यहाँ मौजूद हूँ। तिरंगा, तुम यहाँ कैसे पहुँचे? जुर्म जहाँ जहाँ अपना फन फैलाता है वहाँ वहाँ ये इंसाफ का रखवाला पहुँच जाता है। था था यहाँ पहुँचकर तूने अच्छा नहीं किया तिरंगा, क्योंकि इस थोड़ी सी जगह पर तू मेरे खतरनाक केमिकलों से ज़्यादा देर नहीं बचा रह पाएगा। ये थोड़ी सी जगह तुझसे लड़ने के लिए एकदम सही जगह है खनाक, क्योंकि जगह जितनी थोड़ी होती है तुम जैसों के भागने के चांस उतने ही कम और था इस तरह कैद होने के चांस उतने ही ज़्यादा होते हैं। मैं तेरी गर्दन मरोड़ दूंगा तिरंगा। तिरंगा पर वार करने क्रोध से भरा आगे बढ़ा चंद्रा अगले ही पल उछलकर सुरंग की दीवार से जा टकराया। था जब दो बच्चे लड़ रहे हो तो किसी बड़े को बीच में नहीं पड़ना चाहिए। इस बार के साथ चंद्रा अपने होश को बैठा। अच्छा हुआ कुछ देर तो लंबी नींद सो गया। अब मैं आराम से इसके चेहरे से नकाब नोचकर इसकी असलियत जान सकता हूँ। तिरंगा ने एक झटके से उसका नकाब नोच लिया। नकाब हटते ही संसार का सबसे आश्चर्यजनक दृश्य तिरंगा के सामने था। ज्योति, तुम वो नकाबपोश जो सत्यप्रकाश जैसे देवता स्वरूप व्यक्ति को मारना चाहती थी, और वो भी चंद्रा नाम के इस अपराधी के लिए? जिसे तुम ज्योति समझने की भूल कर रहे हो तिरंगा, वह ज्योति नहीं बल्कि उसकी जुड़वा और हमशक्ल बहन ज्वाला है। ज्योति तो यहाँ मेरे साथ मौजूद है। ओ नहीं। और जानते हो तिरंगा, इसने इस अपराधी चंद्रा के लिए मेरी जान क्यों लेना चाहिए? ताकि मैं इस चंद्रा को फांसी के फंदे तक ना पहुंचा दूं, जो इसका पिता और मेरा बड़ा भाई है। कुख्यात अपराधी चंद्रा आपका भाई? हाँ, लेकिन वह कानून की नज़रों में एक अपराधी था, सभ्य समाज के लिए एक कलंक था, और हर सभ्य नागरिक का फर्ज होता है कि वह हर उस कलंक को मिटा दे जो समाज के लिए अभिशाप है। चंद्रा को फांसी दिलाकर मैं अपने उसी फर्ज को निभा रहा था। मेरी ये भावना ज्योति तो समझ गई, लेकिन साइंस की ब्रिलियंट स्टूडेंट ज्वाला की समझ में नहीं आई। वह मुझे गुनाहगार समझकर अपने अपराधी पिता को बचाने उसके पद चिन्हों पर चल पड़ी। इसलिए मैंने इसको 2 बार तुम्हारे हाथों से बचाया, क्योंकि मैं इसे सुधरने का मौका देना चाहता था। लेकिन अफसोस, मैं अपने मकसद में सफल नहीं हो पाया। लेकिन अपनी इस कोशिश में अपराधी की मदद करने वाला अपराधी ज़रूर बन गया। अब मैं अपने आप को कानून के हवाले करके इस पाप का प्रायश्चित कर सकता हूँ। मेरे ख्याल से अब आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि चंद्रा के भाई होते हुए भी आपने उसे फांसी दिलाने के जो प्रयास किए हैं, उसके आगे कानून आपकी भावनाओं को नज़रअंदाज करके आपको माफ़ कर देगा। मेरे पिता को फांसी दिलाने वाले को कानून माफ़ कर सकता है, लेकिन आपने ये बताकर मेरे दिल से एक बहुत बड़ा बोझ हटा दिया। आज मुझे इस बात पर गर्व है कि मेरे सिर पर आप जैसे इंसाफ के रक्षक का साया है, लेकिन मैं उसे माफ़ नहीं कर सकती। जल्दी अपने पिता के सत्यारे को सजा देने भाग वापस आऊंगी मैं। बाम, बचिए। उफ, आखिर अपने केमिकलों की मदद से वह भाग निकलने में सफल हो गई। लेकिन जिस राह पर वो चल रही है उसके चलते वह जल्दी उस अंजाम पर पहुंचेगी जहां उसका जन्मदाता पहुंच रहा है, और अब उसे बचाने वाला कोई सत्यप्रकाश नहीं मिलेगा। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं तिरंगा सीरीज़ की अगली कॉमिक्स बंदे हाथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।